माय डियर स्टूडेंट्स, वंडरफुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आज स्टूडेंट्स मैं बहुत ही अच्छा आपके लिए साइकोलॉजी का टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक पर आप ये सोच के चलिए कि मोस्टली हर एग्ज़ाम में अभी जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ये मेरी गारंटी है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू ही आप सीटेट में अपने मार्क्स गेन कर सकेंगे और ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैं गाइस कुछ सिद्धांतों के बारे में बताऊँगी। जैसे मैंने जीन पियाजे का सिद्धांत आपको एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। अब मैं एक नए जो हैं क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। पर उससे पहले गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं एक नई यूट्यूबर हूँ और अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरी वीडियो देखता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप हौसला देंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी। चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, ठीक है। यस गाइस, ये हैं कोहलरबर्ग। ओके, कोहलरबर्ग ने अपने जो सबसे पहले बताऊँ आपको, ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने भी अपना सिद्धांत निकाला था और जो इनका सिद्धांत था वो था नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, राइट। तो जो लॉरेंस कोहलरबर्ग थे, इनका ये कहना था कि बच्चे का जो चरित्र निर्माण होता है और नैतिक विकास होता है वो कुछ स्टेज पर होता है, अलग अलग स्टेज पर होता है। तो उन्होंने इस चीज़ की अलग अलग स्टेज बनाई थी कि अलग अलग स्टेज पर बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। उसकी उम्र की स्टेज बनाई थी, ठीक है, उसकी एज की, कि इस एज पे बच्चे का चरित्र का निर्माण, नैतिक विकास का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। तो उन्होंने अपने इसको अवस्थाओं में एक्सप्लेन किया था, अवस्थाओं में बांटा था। वो अवस्थाओं को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और पेपर में जब भी कोहलरबर्ग का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पर इससे पहले वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा ये जो थ्योरी है, सिद्धांत है जो लॉरेंस कोहलरबर्ग का, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसमें गाइस देखिए, कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया है। नैतिक विकास की तो 6 अवस्थाएं हैं पर इन्होंने क्या किया, इनको स्तरों में डिवाइड कर दिया है, 3 स्तरों में, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इन 3 स्टेज में उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं। यस, प्री कन्वेंशनल स्टेज देखिए, जब बालक किसी बाह्य तत्व या किसी भौतिक घटना के संबंध में अपना आचरण करता है, ठीक है, उस चीज़ को नैतिक या अनैतिक मानता है, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। इसमें 2 कौन सी होती हैं? पहला होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है। पहली अवस्था क्या होती है? देखिए, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे को पता होता है कि अगर मैंने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा, ठीक है। तो इस अवस्था को आज्ञा एवं दंड की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसी में दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। गाइस देखिए, अहंकार की अवस्था में कोहलरबर्ग ने ये बताया है कि बच्चे के चिंतन का स्वरूप चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, उसकी आयु धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वो मैच्योरिटी लेवल पर आ जाता है। उसको अच्छा बुरा की समझ हो जाती है कि अच्छा बुरा क्या है। पर गाइस उसका जो क्राइटेरिया है वो उसकी आवश्यकता तक ही सीमित रहता है, इच्छाओं तक ही सीमित रहता है। उसकी इच्छाएं जहाँ पूरी हो जाती हैं वहाँ उसका क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है। इसके लिए कई बार वह झूठ भी बोल देता है और बच्चा इस उम्र में चोरी भी कर लेता है कई बार, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, किसी तरीके से चाहिए है। दूसरा, ईगो भी इस एज में आता है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर ईगो भी आता है। अब गाइस हमारी जो सेकेंड स्टेज थी वो है कन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली प्रशंसा की अवस्था और दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है ना। तो गाइस ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ही इजी वे में है, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए, प्रशंसा की अवस्था, पहली अवस्था में क्या होता है गाइस कि बच्चे को पता होता है कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरी प्रशंसा होगी। वो ऐसे काम करने की कोशिश करता है जिससे उसका आस पड़ोस में, स्कूल में, पेरेंट्स के सामने और टीचर के सामने एप्रिसिएशन हो। तो इस अवस्था को प्रशंसा की अवस्था कहते हैं, राइट। सेकंड देखिए, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। देखिए, जो सेकंड है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की यह उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और कोहलरबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इन्हीं महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि
वह कुछ काम कर रहा है और समाज वाले उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके लिए मतलब उसके लिए बहुत ही इज्जत की बात होती है और वह इस चीज़ को अपना लक्ष्य मान ले जाता है। जैसे मान लीजिए वह 10th में 90% लेके आया, समाज वालों ने बोला बहुत अच्छा बच्चा है, ये आगे जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसका एक लक्ष्य बन जाता है कि समाज चाहता है मैं कुछ बनूँ, वो उसका लक्ष्य बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी को सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था कहते हैं। गाइस जो नेक्स्ट स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना। इसको भी तीनों अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। देखिए इसमें पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरी है विवेक की अवस्था। अब कोलबर्ग ने सामाजिक समझौते की अवस्था में क्या बताया है, देखिए इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं, वो नैतिक चिंतन करने लग जाता है, मोरलिटी के लिए वो चिंतन करने लग जाता है, ठीक है, नैतिकता के लिए। वह व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता हो जाता है, मतलब समाज के साथ वो एक समझौता करने लग जाता है, समाज के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। व्यक्ति मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। मतलब अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमारे हितों की रक्षा हो रही है, समाज हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो समाज हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो हमारा दायित्व है और हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर हम समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें समाज से भी बाहर निकाल दिया जाता है और हमें कुछ नियमों कानूनों को मानना है, और अगर हम नियम कानून के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो ये अनैतिक होता है। ये बात उसको अच्छे से समझ में आ जाती है इस स्टेज के बीच में। सेकंड देखिए विवेक की अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की छठी अवस्था है ये अंतिम अवस्था में होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में दृष्टिकोण भी विकसित करने लगता है। मतलब उसको पता होता है कि हमें ये करना बहुत अच्छा है, हमारे लिए हमें ऐसा करना चाहिए, और दूसरों को भी ऐसा ही ज्ञान देता है, अच्छे बुरे की बात समझता है और समझाने की कोशिश भी करता है, अच्छे विचार मन में लेके आता है। उसको पता है कि ये काम करना गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में हमें बुराई मिलेगी, ठीक है। वो नियमों का पालन करता है, उसका दृष्टिकोण उस चीज़ के लिए प्रेरित होता है और वो नियमों को अपना वैधता से मानता है, कानून का पालन करता है और अपने बुद्धि के आधार पर ही कार्य करता है, मतलब अपने विवेक से काम करता है। इस उम्र में आने वाला व्यक्ति, इस अवस्था में आने वाला व्यक्ति अपने विवेक से काम रखता है, ठीक है, विवेक से काम करता है, उसे पता है किस काम को करने के लिए अच्छा है या बुरा है, उसके प्रति वो आचरण भी वही दिखाता है और उसका विवेक उसके हर काम को करने में उसका समर्थन करता है। तो गाइस से नैतिक विकास की सारी अवस्थाएं कंप्लीट हो गई हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, आपको तीनों स्टेज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, किन किन अवस्थाओं से व्यक्ति गुजरता है, बच्चा किस किस अवस्थाओं से गुजरता है, कब वो उसमें मैच्योरिटी आती है, कब उसमें नैतिकता के प्रति मैच्योरिटी आती है, कब उसके चरित्र का निर्माण होता है, कब उसे अच्छा बुरे के बीच एक अंतर दिखाई देता है। ये नैतिक विकास के सिद्धांत में कोलरबर्ग ने बताया है और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगेन थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।